नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी कटलेट। मैं हूं आपके साथ पुलकित। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी 7 विधानसभाओं पर उपचुनाव हैं। खींचतान जारी है। मौजूदा दौर में कौन कब किसकी तरफ चला जाएगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं मजबूत मोदी के साथ कमज़ोर एनडीए दिखाई देता है। जी हाँ, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। हालांकि भाजपा के खिलाफ तो एलजेपी ने कैंडिडेट्स को नहीं उतारा है। कुछ सीटों को छोड़ करके बाकी ज़्यादातर सीटों पर एलजेपी ने भाजपा को एक वॉकओवर दिया है, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ हर सीट पर उम्मीदवार है। अगर बात करें 2014 के बाद से, तो अब शिवसेना भाजपा के साथ नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने अलग सरकार बनाई है। अभी किसान बिल को लेकर के अकाली दल भी भाजपा से अलग हो चुकी है। ऐसे में बिहार चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी थी भाजपा के ऊपर अपने कुनबे को साथ में रखने की, यानी एनडीए को जोड़ के रखा जाए। लेकिन इसमें कामयाब होते फिलहाल मोदी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। और चिराग पासवान ने एक बयान भी दिया है कि अगर हम इतने ही खराब थे तो हमको 2014 से अपने साथ क्यों रखा है। बात उनकी भी वाजिब है। और हम अगर बताएं कि नीतीश कुमार के बारे में, तो ये वही नीतीश कुमार हैं जिनको नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से परहेज था। 2014 में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेचर को लेकर के सख्त खिलाफ थे, और इसी के चलते उन्होंने भाजपा से दूरी भी बनाई थी। और 2014 में वो एनडीए से अलग हो गए थे और अलग जाकर के लोकसभा चुनाव लड़ा था। और 2015 के बिहार इलेक्शंस में उन्होंने आरजेडी के साथ गठजोड़ करके एक महागठबंधन का निर्माण किया था और सरकार गठित की थी। इसके पहले की अगर हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह मजबूत कोलिशन गवर्नमेंट चला चुके हैं, जिन्होंने अपना टर्म पूरा किया है। इस दौर में जब एक मजबूत सरकार देने का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने, तब देश कहीं पर कमज़ोर नज़र आ रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, रोज़गार में कमी है, देश तमाम तरीके के आर्थिक संकटों में घिरा हुआ है। जीडीपी अपने सबसे निम्नतम स्तर पर है। और आपको बता दें, एक सर्वे के हिसाब से थोड़े ही समय में बांग्लादेश प्रति कैपिटा इनकम में भारत को पीछे छोड़ सकता है। ये एक बड़ा झटका होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें हम पुनः लौटकर बिहार इलेक्शंस पे, तो कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी ने उसको 70 सीटें दी हैं चुनाव लड़ने के लिए। इन 70 सीटों पर कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने पुराने वोट बैंक को लुभाती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं बिहार चुनाव से उत्तर प्रदेश के ऊपर भी निगाह रख रही है। हम बता दें कि 70 में से 9 सीटों पर कांग्रेस ने ब्राह्मण, 14 पर दलित और 12 पर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। ऐसे में कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि सन 89 तक जो एक तगड़ा वोट बैंक उसके पास था मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण का, वो फिर से लौट करके कांग्रेस के पास आ जाए, ताकि कांग्रेस इस उत्तर प्रदेश में भी अपनी साख मजबूत कर पाए। वहीं बिहार चुनाव की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान लगातार निशाना साध रहे हैं नीतीश कुमार पर, और कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में आना चाह रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान लगातार ये कहते आए हैं कि मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हो मुख्यमंत्री। तो एक मैच फिक्स सा नजर आता है अगर हम इसको देखें, इस पर नजर डालें कि चिराग पासवान एनडीए में हैं, लेकिन प्रत्याशी उतार रहे हैं वो एनडीए के खिलाफ। चिराग पासवान एनडीए में हैं, लेकिन नीतीश कुमार और भाजपा उनको बिहार विधानसभा में अपने साथ रखना नहीं चाहती है। और फिर चिराग पासवान लगातार कहते हैं कि मैं चाहता हूं भाजपा का हो मुख्यमंत्री। ऐसे में जेडीयू के माथे पर बल आना स्वाभाविक है। नीतीश कुमार ने भाजपा से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। इसी दबाव के चलते भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने पिछले दिनों तमाम जनसभाओं में चिराग पासवान पर निशाना साधा है। हालांकि इस निशाने का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि अगर नहीं खराब था तो मुझको आपने अब तक 2014 से गले क्यों लगा रखा है, क्यों नहीं मुझको आपने केंद्र में अलग किया। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बीते दिनों निधन हुआ है, जिसके बाद से चिराग पासवान कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी में नजर आ रहे हैं। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और वो चाहते हैं कि हमारी पार्टी पुनः स्थापित हो बिहार में, और किंग मेकर की भूमिका में आए चिराग पासवान। वहीं नीतीश कुमार ने
बगैर नाम लिए लालू और राबड़ी पर निशाना साधा है। उन्होंने कल एक रैली में कहा कि 2005 नवंबर से मुझको काम करने का मौका मिला, उसके पहले तो यहाँ पर पति और पत्नी की सरकारें थीं जिन्होंने कोई भी काम नहीं किया है सिवाय नरसंहार के। लोगों की नौकरी जा रही थी, किडनैपिंग गैंग फल फूल रहा था। राहुल गांधी आने वाली 23 तारीख से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। 23 अक्टूबर को 2 रैलियां करेंगे राहुल गांधी, जिसमें से पहली रैली हिसुआ और दूसरी कहलगांव में होगी। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना ई कमल न्यूज़लेटर लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही मोदी लहर सॉन्ग भी लॉन्च किया गया है, जिसको निरहुआ ने प्रस्तुत किया है, जिसके बोल हैं कि मोदी जी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रखी है इस चुनाव में, ताकि जेडीयू से ज़्यादा सीटें आ सकें और भाजपा कहीं ना कहीं इसका लाभ उठाते हुए अपना मुख्यमंत्री बना सके बिहार में। वहीं आज तेज प्रताप यादव ने नवरात्रि की बधाई दी है और साथ ही साथ उन्होंने तंज कसा है एनडीए के ऊपर। उन्होंने कहा है आज तो नवरात्रि है, इसकी सबको बधाई, लेकिन बालिका गृहकांड हमको नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने बालिका गृहकांड का जिक्र करते हुए निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के ऊपर। बिहार से लौट करके हम आते हैं इस उत्तर प्रदेश पे, जहां 7 सीटों पर चुनाव होना है आने वाली 3 नवंबर को, और कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये साख का प्रश्न है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा है दांव पर। हम बात करें अगर मल्हनी विधानसभा की, तो मल्हनी विधानसभा पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पारसनाथ यादव के निधन के चलते रिक्त हुई है, जिस पर समाजवादी पार्टी ने पारसनाथ यादव के पुत्र लकी यादव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मनोज सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि धनंजय सिंह के निर्दलीय चुनाव में कूदने से यह लड़ाई काफ़ी रोचक होती नजर आ रही है। अगर हम मल्हनी विधानसभा की बात करें तो यहाँ से बसपा ने जयप्रकाश दुबे और कांग्रेस ने राकेश मिश्रा को उम्मीदवार बना करके ब्राह्मण वोटों को लुभाने की कोशिश की है। अगर हम इस मल्हनी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर लगभग 3.62 लाख वोटर हैं, जिसमें से लगभग 90,000 यादव हैं, जिनके दम पर पारसनाथ यादव लगातार वहाँ से जीतते रहे। इसके अलावा 55,000 दलित, 45,000 क्षत्रिय, लगभग 40,000 ब्राह्मण और 30,000 मुस्लिम हैं। इसके अलावा 50,000 गैर यादव ओबीसी भी है, जो कि इस चुनाव में अपना गहरा असर दिखा सकता है। अगर दूसरी सीट की हम बात करें, वो है देवरिया, जहां सारी की सारी पार्टियों ने ब्राह्मणों पे दांव खेला है, लेकिन देवरिया में अति पिछड़े निर्णायक साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि देवरिया सीट पर 3,34,000 वोटर्स हैं। तीसरी सीट है नौगवां सादात की। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने सहानुभूति अपने कब्जे में करने के लिए पूर्व मंत्री चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चाह रही है कि संगीता चौहान को सहानुभूति लहर का फायदा हो और वो ये सीट से विधायक चुनी जाए। हम आपको बता दें कि नौगवां सादात सीट से समाजवादी पार्टी ने मौलाना जावेद आब्दी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बसपा ने फुरकान अहमद को और कांग्रेस ने जाट वोटर्स को लुभाने के लिए श्रीमती कमलेश सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि नौगवां सादात में 3,05,000 वोटर्स हैं, जिनमें से 1.25 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उम्मीद कर रही है कि मुस्लिम वोटर्स बटेंगे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच, क्योंकि दोनों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वही यहाँ पर 30 से 32,000 जाट वोटर्स भी हैं, और जबकि चौहान बिरादरी, जिससे संगीता चौहान ताल्लुक़ रखती हैं, उसके लगभग 28,000 वोटर्स हैं। 15,000 के आसपास सैनी और 10 से 12,000 यादव और गुर्जर वोटर्स भी नौगवां सादात सीट पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी नज़र गैर मुस्लिम वोटर्स पर है। वहीं कांग्रेस ने जो दांव लगाया है वो जाट के ऊपर लगाया है, ताकि कहीं से उनका समीकरण सधते हुए ये सीट कांग्रेस जीत सके। अगली सीट है घाटमपुर की, जो कि सुरक्षित विधानसभा सीट है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मंत्री कमला रानी वरुण के निधन के बाद से सीट रिक्त चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी फिर से इस सीट को अपने कब्जे में लेना चाहती है। इस सीट पर 3,18,000 मतदाता हैं, जिसमें से 1,31,000 के आसपास ओबीसी वोटर्स हैं, जबकि 1 लाख के आसपास दलित हैं और सामान्य वोटर्स लगभग 60,000 हैं। मुस्लिमों की संख्या यहाँ पर 25,000 के आसपास है।
टुंडला विधानसभा, इस विधानसभा की बात करें तो लगभग 1.5 साल से ये विधानसभा रिक्त चल रही है। दरअसल टुंडला के विधायक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री SP सिंह बघेल आगरा से सांसद चुने गए हैं। तो 2019 मई में उनके सांसद चुने जाने के बाद से ये सीट रिक्त चल रही है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों पर दांव लगाया है। भाजपा ने प्रेमपाल धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने महाराज सिंह धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर 3,64,000 मतदाता हैं और बघेल दलित और क्षत्रिय सर्वाधिक माने जाते हैं इस सीट पर। अगली विधानसभा है बांगरमऊ विधानसभा। बांगरमऊ विधानसभा 2017 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती। कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि पहले बसपा फिर सपा और उसके बाद भाजपा में शामिल हुए थे, उनको भाजपा ने टिकट दिया था। कुलदीप सिंह सेंगर ने लगभग 87,000 वोट हासिल किए थे और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के बदलू खान को लगभग 37,000 वोटों से शिकस्त दी थी। भाजपा ने पहली बार इस सीट पर अपना परचम लहराया था, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर के रेप केस में सजा हो जाने के कारण ये सीट रिक्त हुई। अब इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीकांत कटियार को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी से सुरेश पाल उम्मीदवार हैं। बात करें अगर बसपा की, तो बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट से महेश पाल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व गृह मंत्री गोपीनाथ दीक्षित की बेटी आरती वाजपेयी को यहां से मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि आरती वाजपेयी पहले भी इस विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं और अच्छे वोट्स हासिल की थी। कांग्रेस की पूरी उम्मीद मुस्लिम और ब्राह्मण वोटर्स पर टिकी हुई है, जो कि सर्वाधिक माने जाते हैं बांगरमऊ की इस सीट पर। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भाजपा से असंतुष्ट लोगों पर भी नजर रखे हुए है कि कहीं से कुछ वोट छिटक के उसकी तरफ आ जाए। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में अपनी जमीन तलाश रही है। उसको उम्मीद है कि अगर 7 में से 1 या 2 विधायक भी जीत जाते हैं तो आने वाली 2022 के लिए उसका एक संदेश बिल्कुल साफ जाएगा कि कांग्रेस भी मैदान में है। अगली सीट है बुलंदशहर की। बुलंदशहर सीट पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिरोही के निधन के कारण खाली हुई है। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पत्नी उषा सिरोही को उम्मीदवार बनाया है। वहीं ये सीट गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल के पास आई है। समाजवादी पार्टी यहां से उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रही है, उसने ये सीट अपने गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोकदल को दी है। राष्ट्रीय लोकदल ने प्रवीण कुमार सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने यहां से हाजी यूनुस को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने सुशील चौधरी को। वो बता दें कि इस सीट पर 3,88,000 के आसपास मतदाता हैं और जिसमें से मुस्लिम सर्वाधिक हैं। हम आपको ये भी बता दें कि 7 में से 6 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी के पास थीं अब तक, और केवल 1 सीट मल्हनी की समाजवादी पार्टी के पास थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर 6 में से 1 भी सीट गंवाती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष और हमलावर हो जाएगा आने वाले 1-1.5 साल में। विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं इस उपचुनाव से। ऐसे में पूरा जोर लगा रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से अपना चुनावी अभियान शुरू किया है। बलरामपुर में उन्होंने मिशन शक्ति की उद्घाटन किया और साथ ही उन्होंने पाटेश्वरी देवी में दर्शन भी किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नज़रें इन 7 उपचुनाव पर हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी अपनी ज़मीन हासिल किए रहे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अपनी कुर्सी सुरक्षित लगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं में लगातार नाराज़गी बढ़ती जा रही है। इसकी सबसे बड़ा उदाहरण इन सीटों में हुए टिकट बंटवारे के ऊपर है, जहां तमाम सीटों पर कार्यकर्ता नाराज़ बताए जा रहे हैं। देखते हैं योगी आदित्यनाथ का ये मिशन शक्ति किस प्रकार से महिलाओं की हिफाजत करता है, क्योंकि बीते दिनों तमाम रेप केसेस तथा महिलाओं के मर्डर केसेस ने मुश्किलें बढ़ाई हैं योगी आदित्यनाथ की, और ये केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे बात करें हम हाथरस केस की या बात करें हम गोंडा में दलित बहनों के ऊपर पड़े तेजाब केस की, एसिड अटैक्स होते रहते हैं, रेप केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी बहुत सख्त हैं और उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि इस तरह के केसेस में तुरंत कार्रवाई की जाए। हाथरस केस की उन्होंने सीबीआई से जांच कराने को भी संस्तुति दे दी है और सीबीआई अपनी जांच कर रही है। कोर्ट में भी उन्होंने कहा है कि हम हर तरीके से परिवार को सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। एक साख
का प्रश्न है सभी पार्टियों के लिए यह उपचुनाव। बसपा का भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो उपचुनावों में उम्मीदवार नहीं उतारती थी, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बसपा को भी अपनी जमीन डगमगाती नजर आ रही है। भीम आर्मी से कहीं ना कहीं मायावती खौफ में है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण का बढ़ता जनाधार और पीएफआई के बढ़ते कार्यकर्ता दलित वोटों में सेंध लगा सकते हैं 2022 में। ऐसे में हर पार्टी उम्मीद कर रही है कि कम से कम 1 या 2 विधायक को जिता करके इन उपचुनाव में अपनी भूमि बनाने की कोशिश करे और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चुनौती दे सके। तमाम अन्य बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें के भारत। धन्यवाद।